बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10th क्लास का फिज़िक्स का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। और टॉपिक का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, और इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स हैं ये भी पेपर में आती रहती हैं। बल्कि इस साल जो 2020 का जो पेपर हुआ था बोर्ड लेवल पे, उसमें भी ये इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसे गौर से समझने की कोशिश करें। थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ है ये टॉपिक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने से पहले जो हमने 9th जो लेक्चर था वो था रिफ्रैक्शन के मुतालिक। रिफ्रैक्शन किसे कहते थे कि जब भी कोई वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है देन इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ। बेहतर होगा अगर आप लेक्चर नंबर 10 को ऑब्जर्व करें तो इससे पहले लेक्चर नंबर 9 को गौर से दोबारा से सुन लीजिएगा ताकि ज़रा आसानी हो। रिफ्रैक्शंस दो केस वहाँ पे हमने डिस्कस किए थे। जब एक दफ़ा रेयर आती थी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है, और दूसरा जो सा था कि अगर रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल हो तो फिर क्या होगा। तो जब भी कोई रे, मेरे पास ये एक गिलास है, शीशा है, इसमें से रे डेंसर से अब दाखिल होनी है किधर, रेयर मीडियम में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये डिस्कस किया जाएगा कि रे कहाँ से कहाँ एंटर होनी है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। लिहाजा लेक्चर नंबर 9 को भी आप थोड़ा सा गौर से सुन लीजिएगा अगेन। ये इंसिडेंट रे है हमारे पास, इंसिडेंट रे। अब ये जो पॉइंट है ये इंसिडेंट पॉइंट कहलाएगा। अगर इस इंसिडेंट पॉइंट पे मैं एक नॉर्मल ड्रा करूँ, अपवर्ड भी एंड डाउनवर्ड, रेयर मीडियम में भी और डेंसर मीडियम में भी। अब जाना था इसने सीधा, लेकिन जब भी कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल होती है, जाना सीधा था लेकिन ये मूव करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। Whenever a ray enter from denser medium to rare medium, then it bends away from its normal. अवे फ्रॉम नॉर्मल की तरफ मूव करने की वजह से, अच्छा इस रे का जो नाम होगा जब वे मूव कर रही है, रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो एंगल बना इस वक्त किस दरमियान है, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन। इस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान ये जो एंगल आ रहा है ये मेरे पास कहलाता है एंगल आई, इंसिडेंट एंगल। और जब भी रे एंटर करती है फ्रॉम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो ये जो एंगल आर होता है ये हमेशा एंगल आई से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। एंगल आर एंगल आई से ग्रेटर होता है जब भी लाइट एंटर करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। ये सिचुएशन होती है कुछ। अब ये नॉर्मल है, रे इस साइड पे जा रही है। अगर ये थोड़ा सा मजीद बैंड हो, मतलब ये मेरे पर रे थी, ये मेरा नॉर्मल है, इस वक्त रे इस साइड पे जा रही है। अगर थोड़ा सा मजीद बैंड हो तो आप ऑब्जर्व करें कितना एंगल बन जाएगा। यहाँ से एंगल शुरू हो रहा है, थोड़ा यहाँ तक जाने से एंगल है, तो ये 90 का नहीं बन जाता, थोड़ा सा आगे चलाया जाए। तो इस वक्त एंगल आर ऑलमोस्ट 70 या 75 या 80 का इस वक्त मौजूद है। और एंगल आई की बात करूँ समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये जो एंगल आई है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये तकरीबन 40 डिग्री है। अगर टोटल आगे तरफ जाए तो फिर कहीं जाके 90 डिग्री बनता है। तो ये दो वैल्यूज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एंगल आई और एंगल आर। इस वक्त एंगल आर ऑलमोस्ट 80 डिग्री है और एंगल आई जो है मेरे पास कितने डिग्री है, 40 डिग्री है, तकरीबन से हाफ चल रहा है। अगर इस एंगल आई को मैं थोड़ा बढ़ाऊँ ना, एंगल आर भी बढ़ेगा। क्या अगर एंगल आई को मैं 45 कर देता हूँ तो एंगल आर मेरे पास कितना हो जाता है, 85 बढ़ जाएगा। इस एंगल आई को थोड़ा सा मैं मज़ीद अगर बढ़ाऊँ कि मैं इसे ले जाता हूँ कोई 49 पे ले जाता हूँ या 50 पे ले जाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब इस थर्ड पॉइंट की अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, इस थर्ड पॉइंट के लिए ये डायग्राम बनाऊँ, इसी को दोबारा बनाई जाए तो कुछ ऐसे बनेगी कि ये मैंने एंगल आई बढ़ाया,
ये नॉर्मल आ गया हमारे पास, तो एंगल आर कितने का बना है 90 का। 90 का रे का मतलब क्या होगा, इस साइड पे मूव करेगी, ये एंगल आर कितना आ गया 90 डिग्री। और ये जो एंगल है ये 45 है या 40 है, ये कुछ हर मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकता है। आर कितना आया 90 डिग्री। अब ये जो सिचुएशन है ना, ये सेकंड डायग्राम है, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है क्रिटिकल एंगल की। कौन सा एंगल, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं कि ये इंसिडेंट एंगल, उस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो उस पर्टिकुलर एंगल को हम क्या नाम देते हैं, क्रिटिकल एंगल का नाम दिया जाता है। दोबारा रिपीट करूँ क्रिटिकल एंगल के लिए कि वो इंसिडेंट एंगल एंड डेंसर मीडियम whose angle of refraction is 90 degree in rare medium, that particular incident angle is called critical angle। ये जो एंगल है मेरे पास इस वक्त जब r कितना है 90 डिग्री है, इस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल का नाम दिया जाता है। अगर आप पेन ऑफ 44 जहाँ पे हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके पैराग्राफ की नंबर 4 लाइन को ऑब्जर्व करें, ये अंडरलाइन भी कर लेने, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है। नंबर 4 लाइन अंडरलाइन करें कि फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट हुज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, गैप डाल के आप लिख सकते हैं इज इंसिडेंट एंगल इज 90 डिग्री, द पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल हुज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इन द रेयर मीडियम, दैट इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अब इस डायग्राम से एक छोटा सा फार्मूला भी ड्राइव होता है, और वो फार्मूला क्या है, द गौर से देखें, ये जो रे है किस मीडियम से किस मीडियम में एंटर कर रही है, रेयर से डेंसर में कर रही है, डेंसर से रेयर में कर रही है, यहाँ पर डेंसर से रेयर में एंटर कर रही है। तो एक टॉपिक पढ़ा था लेक्चर 9 में स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का फार्मूला था एन से रिप्रेजेंट करते हैं स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, लेकिन साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू एन कब होगा, जब रे एंटर करती है रेयर मीडियम से डेंसर में, और जब डेंसर से रेयर में एंटर कर रही हो तो यही फार्मूला मेरे पास बन जाता है एन इज इक्वल टू साइन आर बाय साइन आई। कब, जब लाइट एंटर करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। अब इसमें कोई वैल्यूज पुट करूँगा, कौन सी वैल्यूज पुट की जाए, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आर क्या था रिफ्रैक्टेड एंगल, आई क्या चीज़ है इंसिडेंट एंगल। अगर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 लिखूं तो आई के बदले में क्या लिख सकता हूं, क्रिटिकल एंगल। तो ये जो फार्मूला है एन इज इक्वल टू साइन आर के बदले 90 डिग्री, अगर आर 90 हो तो उसमें जो इंसिडेंट एंगल होता है उसे क्या बोला जाता है, क्रिटिकल एंगल का नाम दिया जाता है। एन इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री डिवाइड बाई साइन सी। अब साइन 90 अगर आप कैलकुलेटर से लिया जाए तो वो आता है 1, और नीचे मेरे पास क्या आ रहा है साइन सी क्रिटिकल एंगल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने का एक और हमारे पास फार्मूला आ जाता है एन इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने के 2-3 फार्मूले आपने पढ़े। एक फार्मूला पढ़ा स्नेल्स लॉ एन इज इक्वल साइन आई बाय साइन आर, फिर एक स्पीड ऑफ लाइट से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला पढ़ा था एन इज इक्वल टू सी बाय वी, जहाँ पे सी था स्पीड ऑफ लाइट in air और v था speed of light in that particular medium whose refracting index to be calculated or measured। n is equal to थर्ड फार्मूला आ गया 1 बाय साइन सी। इससे भी एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो सॉल्व होती है, और 11 न्यूमेरिकल होगा वो भी जो आंसर होगा इसी फार्मूले से हमारा क्या होगा सॉल्व होगा। n is equal to 1 बाय साइन सी, वेयर n फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेबल था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज में बार, बल्कि सारे बोर्ड में क्यूबिक जरकोनिया के एमसीक्यूज में पूछा गया था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। साथ में सी क्या चीज़ है, क्रिटिकल एंगल। अच्छा क्रिटिकल एंगल भी है ना, 2-3 आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। क्रिटिकल एंगल यहाँ मैं साइड में लिखता हूँ, क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास एंड क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड। ये 3 ऐसे हैं जो बार बार एमसीक्यूज में आ जाते हैं और आपको कहीं ना कहीं साइड पे लिखे नज़र भी आएंगे। तो क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर जो सा होता है वो ऑलमोस्ट 48.8 डिग्री या मैं 49 डिग्री भी लिख सकता हूँ, आ जाता है पेपर। क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास जो सा है वो हमारे पास आ जाता है 42 डिग्री। ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है 42 डिग्री, कि 42 डिग्री से जो ही
कोई रे बढ़ेगी तो आगे रिफ्लेक्ट करेगी, वो भी हम बताते हैं आपको। वाटर का कितना होता है 49 डिग्री, और डायमंड का जो रिफ्लेक्टिव क्रिटिकल एंगल होता है वो हमारे पास होता है 24 डिग्री। तो ये तीनों एंगल भी आपको क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए। जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टेबल है वहाँ पे साइड पे लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट whose angle of refraction is 90 degree, that incident angle is called critical angle। ये डायग्राम थी। अच्छा, अगर मैं इसे थोड़ा सा मजीद बढ़ाऊं कि ये 50 डिग्री था इंसिडेंट एंगल, आर मेरे पास 90 assumptions है, मैंने वैसे फर्ज किया। अगर मैं इसके थोड़ा मजीद बढ़ा देता हूँ 55 डिग्री कर दूँ तो ये भी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। 90 से क्या होगा, आगे जाएगा। अब जो ही ये 90 से आगे जाएगा तो क्या रेयर मीडियम में आ जाएगा या दोबारा से डेंसर मीडियम में आ जाएगा? ये दोबारा से 90 के बाद जो ही जाएगा तो ये दोबारा से डेंसर मीडियम में आ जाएगा। अगर इसी में रे डायग्राम बनाऊं तो रे डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी, थर्ड जो सी है कि अगर आई एंगल ग्रेटर हो जाए किससे, क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल कौन सा था जब आर 90 था। अगर आई ग्रेटर हो जाए किससे, क्रिटिकल एंगल से, तो ये जो रे है दूसरे मीडियम में नहीं जाती बल्कि पहले मीडियम में ही वापस आ जाती है। और पहले मीडियम में वापस आ जाने को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। और इस रिफ्लेक्शन को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन द नो रिफ्रैक्शन अकर। रिफ्रैक्शन हुई नहीं, दूसरी मीडियम में रे गई ही नहीं, बल्कि किधर आ जाती है, पहले मीडियम में ही वापस आ जाती है। इस पहले मीडियम में वापस आ जाने को ऑल लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ओबे करती है कि इस वक्त एंगल आर अब रिफ्रैक्टेड एंगल नहीं है बल्कि रिफ्लेक्टेड एंगल है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे और बाउंस बैक कर जाते हैं ना सेम मीडियम। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डेफिनेशन इसी टॉपिक के अंदर अगर आप 7th लाइन चेक करेंगे, 7th लाइन का जो लास्ट वर्ड है वहां पे लिखा होगा व्हेन। तो व्हेन से अंडरलाइन की जाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डेफिनेशन। लेकिन इससे पहले क्रिटिकल एंगल डेफिनेशन भी आनी चाहिए कि व्हेन एवर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन नो रिफ्रैक्शन अकर्स, ऑल द रेज विच हैव ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट जो सा होगा हमारे पास कम बैक इनटू द सेम मीडियम। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा टॉपिक था टोटल रिफ्लेक्शन। इसमें सबसे पहले तो याद होना चाहिए क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन, और ये जो रेज उनसे किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है ये भी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो ये किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयर में। एक और चीज़ है, शॉर्ट में पूछे थे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कितनी कंडीशन होती हैं। Then how many conditions for total internal reflection? There are two conditions. यूजुअली हम बताते हैं कि दो कंडीशंस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। ज़रा सोच के बताइए, क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन के लिए I इक्वल टू सी होना चाहिए या I लेस देन सी होना चाहिए या I ग्रेटर देन सी होना चाहिए? तो I ग्रेटर देन सी होना चाहिए किसके लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। द एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल and the ray should be enter from denser medium to rare medium। कि जब भी कोई रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रही हो और उस वक्त एंगल आई एंगल सी से बढ़ जाए तो रे फिर जो सा को बाउंस बैक कर जाएगी इन सेम मीडियम। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यही दो कंडीशन बनती है कि एंगल आई ग्रेटर देन होना चाहिए सी से एंड द रे शुड बी एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। देयर आर टू कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये तीन डायग्राम है, फेडरल बोर्ड में तो अच्छे ये पूछ ली जाते हैं, डायग्राम दे दिए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है लेबल करो। रे जब आउटसाइड पे जा रही है तो एंगल आई लेस देन सी है। जब रे ग्रेस करती जा रही है सरफेस से 90 डिग्री पर तो ये इस वक्त एंगल आई जो सा वो किसके बराबर है, एंगल सी के इक्वल है। और जब रे एंटर हो जाती है ना सेम मीडियम तो उस वक्त जो एंगल आई है वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन सी होता है, यानी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है एंगल आई। नाउ इसी से रिलेटेड होगा, अच्छा मेरी कोशिश होती है कि जो टॉपिक होता है उसी के साथ जो न्यूमेरिकल होते हैं उन्हें साथ साथ करवा दिया जाए। न्यूमेरिकल नंबर 11 हमने पहला और चौथा न्यूमेरिकल किया था, अब मैं न्यूमेरिकल जो उनसे न्यूमेरिकल नंबर 11 समझाने की कोशिश की जा रही है। 11 न्यूमेरिकल के दो पार्ट्स हैं।
जो न्यूमेरिकल में 11 है इसके दो पार्ट्स हैं। अगर आप इसको स्टडी करेंगे 11 न्यूमेरिकल को तो कुछ ऐसे कहा जा रहा है कि सरफेस है उस पर जो एंगल रे आ रही है एंटर हो रही है वो 35 डिग्री बना रही है। हाउ मैनी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 35 डिग्री आज सरफेस में एंटर हो रही है और इस वक्त इसका एंगल आर जो सा है वो क्या करना है मालूम करना है, जबकि मीडियम का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है 1.25। अभी यहाँ तक फिलहाल एक हाफ पार्ट है वो समझाया जा रहा है कि रे जो सी आर सरफेस पे एंटर कर रही है एट द एंगल ऑफ 35 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 1.25 डिग्री। अब लाइट एंटर करिए रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में यहाँ पर पहले हिस्से में, तो फार्मूला कौन सा लगाएगा n इज इक्वल टू स्नेल्स लॉ साइन एंगल I डिवाइडेड बाय साइन एंगल R। एंगल R जो है वो हमने क्या करना है क्वेश्चन मार्क है, तो गिवन डाटा में I 35 डिग्री, एंगल R क्वेश्चन मार्क, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 और रे एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। सोल्यूशन n इज साइन I बाय साइन R, n की वैल्यू 1.25, साइन I कितना है 35 डिग्री और साइन R हमने क्या करना है मालूम करना है, ये एंगल R। साइन 35 अगर आप कैलकुलेटर पर लें तो हमारे पास आता है 0.5735 और नीचे मेरे पास क्या था साइन R। साइन R अगर इधर डिवाइड हो रहा है तो मैं उस साइड पे ले जाके इसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो आप क्या कर सकते हैं कि 1.25 मल्टीप्लाई बाय साइन एंगल R। अब 1.25 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो सकता है डिवाइड, तो साइन R 0.5735 डिवाइड बाय 1.25। अब इन्हें क्या किया जाए डिवाइड, इन दोनों को अगर डिवाइड किया जाए तो साइन एंगल R मेरे पास है 0.4588 डिवाइड करने से कैलकुलेटर से डिवाइड कर सकते हैं। हमने एंगल R मालूम करना है, ये साइन है। 9th क्लास में जैसे आपने पढ़ा था tan अगर उधर मल्टीप्लाई जब इस साइड पर आता है तो tan इनवर्स हो जाता है, तो ये मेरे पास एंगल R बन जाएगा साइन इनवर्स 0.4588, साइन इनवर्स 0.4588। अब कैलकुलेटर में आप क्या करेंगे, पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे फिर साइन का बटन दबाएंगे। जो ही शिफ्ट और साइन का बटन दबाएंगे तो वहाँ पे साइन इनवर्स स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा। जब साइन इनवर्स स्क्रीन पे लिखा आ जाए तो उसकी वैल्यू लिख दी जाए। साइन इनवर्स 0.488 अगर लिख दिया जाए, अगर मैं साइन इनवर्स लूँ तो 27.31 आएगा, क्योंकि ये एंगल है लिहाजा इसके साथ कौन सा साइन है डिग्री। तो ये एक इससे हाफ पार्ट हुआ। इसके बाद न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को दोबारा अगर आप पढ़ें तो कहते हैं क्रिटिकल एंगल भी मालूम करें। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ही है 1.25 और इसका क्रिटिकल एंगल भी क्या करना है मालूम करना है, जिससे सेकंड पार्ट में बात कर रहा है। इसी टॉपिक से ऊपर नीचे दो एग्जांपल्स हैं, वो भी दोनों इंपॉर्टेंट है। उसमें भी क्रिटिकल एंगल मालूम करना है, एंगल आर मालूम करना है, सिर्फ नंबर्स डिफरेंट है। तो नंबर डिफरेंट कोई इश्यू नहीं रखता है। आपके पास अगर यहाँ पे 35 डिग्री के बदले 40 डिग्री आ जाता है, 20 डिग्री आ जाता है, n के बदले 1.25 के बदले 1 आ जाता है या 5 आ जाता है या 2 आ जाता है, कोई भी नंबर हो, मेथड आपको अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इजीली। नाउ दिस वन सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन क्या कह रहा है क्रिटिकल एंगल मालूम करना। अब क्रिटिकल एंगल का भी फार्मूला हमने ड्राइव किया था और वो फार्मूला क्या था सोल्यूशन में, n इज इक्वल टू 1 बाय साइन एंगल c। n की क्या वैल्यू पुट कर देते हैं 1.25, 1 एज इट इज, साइन एंगल c मालूम करना है, ये एज इट इज आ गया। साइन c इधर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.25 इधर आके क्या हो सकता है डिवाइड हो सकता है। तो ये जो सिचुएशन है चेंज होके बन जाएगी साइन एंगल c इज इक्वल टू 1 बाय 1.25, जिस तरह यहाँ पे हुआ था। अब दोबारा इन्हें क्या करना है, पहले डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो साइन एंगल c इन 1 को अगर 1.25 डिवाइड किया जाए तो 0.8 आ जाता है। एंगल c सेम एज इट साइन इनवर्स 0.8। अब बताएं कैसे किया जाएगा, साइन इनवर्स लेना।
शिफ्ट साइन एंड देन 0.8। जो ही शिफ्ट साइन के बाद 0.8 के बटन के आप इक्वल का बटन दबाएंगे तो ये आ जाएगा 53.13 डिग्री। तो जो क्रिटिकल एंगल आएगा हमारे पास इस मीडियम को जो ऑयल सरफेस वगैरह दी गई थी, ऑयल दिया गया था, वो 53.13 डिग्री बनता है। इन द रिजल्ट आप लिख सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल इतना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इतना है अकॉर्डिंग टू अबव गिवन डाटा। वो रिजल्ट लाजमी लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसकी दोनों एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्रिटिकल एंगल, एक में क्रिटिकल एंगल मालूम करने के लिए पूछा जा रहा था, एक में एंगल आर मालूम करने के लिए पूछा जा रहा था। तो ये जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है? 11, जो किस टॉपिक से रिलेट करता था? हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेट करता था। टोटल रिफ्लेक्शन आगे एप्लीकेशन है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो उसमें डिस्कस किया जाएगा। अगर इसमें अभी भी कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप मुतल्लिका टीचर से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो उनसे होगी। होप अंडरस्टैंड।